हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 है डेवलपमेंट। हिंदी में है जो है चैप्टर का नाम विकास है। और हम अपने एमसीक्यू की सीरीज़ में दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को कवर करते हैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, और बल्कि एग्जाम में भी आपको इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस दोनों मीडियम में ही देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस वाले चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इंडिया एडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू? भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? ऑप्शन है हमारे पास सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और गांधीयन, समाजवादी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी या गांधीवादी। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो है किस वाले मॉडल को अपनाया था? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर जो विकास है वो इस तरीके का विकास होता है जिसमें क्या होता है ना कि पूरी जो भी जनता कमाएगी सब कुछ सरकार ले लेगी, फिर इक्वल इक्वल भागों में बांट देगी, वो समाजवादी है। जबकि लोकतांत्रिक में क्या है, हर किसी को समान अवसर मिलेंगे कि वो भी हर चीज़ को अचीव कर सकता है। तो हमारे यहाँ दोनों को मिक्स करके डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है इस टाइप के मॉडल को अपनाया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंटल मॉडल हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो विकास संबंधी मॉडल होते हैं उसका प्रभाव निम्न में से जो है किस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है या किस पे सबसे ज़्यादा पड़ा? ठीक है ना। डेवलपमेंट जो मॉडल्स होते हैं, जो भी कोई भी कंट्री जिस डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ता है? ठीक है ना। क्योंकि आप अपने दुनिया में, आप अपने देश में जितना भी डेवलपमेंट करोगे बहुत ज़्यादा उसका पूरा इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे तो डेफिनेटली है कि आप चीज़ों को यूज़ करोगे, रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, एनर्जी लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट वाज बोर्न इन इंडिया। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म किस वजह से हुआ? तो चिपको आंदोलन वैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ होगा, जिसमें कि मतलब पेड़ों को बचाने के लिए इस चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1991 द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज। 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का क्या लक्ष्य है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करके 1991 में बताया था कि डेवलपमेंट का गोल क्या होना चाहिए? टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम बढ़ाई जाए, बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी इनकम भी बढ़े, साथ में उनकी सोचने समझने की शक्ति, उनका सोशल भी डेवलपमेंट होना चाहिए और उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने पर जो है पूरा जोर दिया गया था इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1991। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन इंडोर्स्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट टाइटल आर कॉमन फ्यूचर? पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है? तो हमारा साझा भविष्य जो नामक रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया था? विश्व आयोग ने। और उनने किस तरीके के विकास पर जो है फोकस किया था या फिर सपोर्ट किया था? तो वो था पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब विकास ऐसा हो जिसमें कि हमारा तो विकास हो ही रहा है लेकिन हम साथ ही साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई नुकसान ना करें, उनके लिए भी चीज़ें बची हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप खुद भी जानते होंगे, प्रीवियस क्लास से भी हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो नर्मदा पे डैम बनाया जा रहा था। ठीक है ना। तो उस टाइम पे वहाँ के आसपास के जो भी बायोडाइवर्सिटी था वो ख़त्म हो रहा था और इसके अलावा आसपास के एरिया के लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। तो वहीं पर स्टार्ट हुआ था क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के से इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी कनेक्टेड है? डेफिनेटली जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो कोई ना कोई लीडर भी ज़रूर बनता है। ठीक है ना। तो वो कौन? मेधा पाटेकर। ठीक है। तो 6 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सच दैट इट हार्मोनाइजेस द इकोनॉमिक ग्रोथ विद। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह
फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है के साथ आर्थिक विकास का तालमेल बिठा सके। मतलब जो डेवलपमेंट की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो इंडिविजुअल राइट्स के साथ, व्यक्तिगत आधार के साथ, उसका व्यक्तिगत अधिकार के साथ उसका जो है सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए जिसमें कि व्यक्तिगत अधिकार के साथ आर्थिक विकास का सामंजस्य हो सके। ठीक है, तो हमारा 7th का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज विच टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब कि अलग अलग टाइप के जो है ना कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आपकी बुक में मेंशन किया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मतलब अगर आप विकास करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। आप खुद भी देखते हो हम कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे वो आपका सुख हो, चैन हो, कुछ भी हो सकता है, वो सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आने की क्या वजह होती है, ठीक है ना, ये मतलब डेवलपमेंट का किस तरीके का कॉस्ट है। जब डेवलपमेंट होता है तो ग्लोबल वार्मिंग कब आती है, जब आपका इन्वायरमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो 8 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कैसा कॉस्ट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट। मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को हम कॉस्ट देकर, मतलब उसको हम एक तरीके से ख़राब करके जो है डेवलपमेंट करते हैं। तो उसका क्या है, इन्वायरमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस टाइप का प्रॉब्लम है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 8 का ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब विकास की सामाजिक लागत। अब अभी हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण वाला लागत, अभी सामाजिक लागत जिससे मतलब सोसाइटी को फर्क पड़े। अब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग तो आपका इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड हो गया। बात करें लॉस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, पारंपरिक व्यवसाय की क्षति। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है तो जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो बहुत ही मार्केट से बाहर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस व्यवसाय की क्षति हो रही है। तो जो हमारे लोकल लोग हैं उसको वो मतलब एज अ सोशल कॉस्ट उनको बियर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर विकास का सामाजिक जो लागत है वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था। पहली बात तो भारत की विकास नीति शुरू ही हुई स्वतंत्रता के बाद। तो जो है उन लोगों ने स्टार्टिंग में मतलब हमसे पूछा कि प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था, मतलब इनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्ली स्टेज में फॉलो किया गया। जैसे हमारे यहाँ जैसे ही देश को आज़ादी मिली, फिर हमारा संविधान तैयार हो गया, गणतंत्र हमें मिल गई 1950 में। तो क्या हम लोगों ने प्लानिंग करी अपनी कंट्री के लिए, सहकारी खेती को भी फोकस किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया। लेकिन प्रारंभिक चरण में हमने लिबरलाइजेशन को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, हमने बहुत बाद में 1991 में जाके अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया। जैसे कि मैंने आपको जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमारे खैर फर्स्ट चैप्टर में ही था कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ चलती है वो उसका विचार हमने किस कंट्री से लिया है, तो उसका सोवियत संघ मतलब USSR से लिया है। ठीक है ना, तो आपका 11th का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वो सेटअप इन। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो योजना आयोग मतलब पंचवर्षीय योजना जो लेकर आने का काम करती है तो उसका आयोग मतलब उसकी स्थापना, उसका गठन कब किया गया था, तो 1950 के अंदर। ठीक है ना, तो 12वें का आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। अब भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारा देश तुरंत ही आज़ाद हुआ था, यहाँ तक कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश था। तो और अभी भी एक है, ठीक है ना, तो जिस वजह से हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ऑन फोकस ऑन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास पर फोकस किया गया कि किस तरीके से हम ज़्यादा फसलों को उगाएं, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाएं। तो ये सब कुछ फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। 13 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य फोकस था। अब जब इन्होंने एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि हाँ अगर हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना है तो साथ में देश की ग्रोथ चाहिए तो हमें इंडस्ट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिए फॉलो किया उन्होंने महालानोबिस मॉडल, जो कि काफ़ी मतलब फेमस आप ये मान सकते हो कि वो इकोनॉमी से बिलोंग करते थे।
तो उन्होंने जो है ये मॉडल देकर बताया था कि अब जो है ना आपको 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर हमने फोकस किया किस पे, एग्रीकल्चर पे, जबकि सेकंड वाले में किस पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। थर्ड वाले पे हमने दोनों चीज़ों पे फोकस किया, हरित क्रांति भी उसी टाइम पे आई, फिर हमारा जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज हैविली डिपेंडेंट ऑन इंक्रीजिंग यूज ऑफ। विकास का मॉडल काफ़ी हद तक के बढ़ते उपयोग पर निर्भर है। तो विकास का जो मॉडल है काफ़ी हद तक किसके बढ़ते उपयोग पर निर्भर होता है। तो कोई भी आप मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आप यूज़ करो तो बेसिकली जो है डिपेंडेंसी किस पे रहती है, काफ़ी हद तक ऊर्जा के बढ़ते उपयोग पर निर्भर है। आप कभी भी कुछ भी काम करोगे तो उसमें एनर्जी तो डेफिनेटली यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी इज इंडिया प्लीज। भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है, यहाँ पर को होना चाहिए, ठीक है ना। भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है डेवलप्ड में, डेवलपिंग में, अंडर डेवलप। मतलब बात करें ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो देशों को बंटवारा करती है कि कौन सा देश विकसित में है, कौन विकासशील में है, कौन अल्प विकसित है और कौन अविकसित है, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारे देश की कौन सी, तो हमारा देश किस कैटेगरी में आता है, तो हमारा देश आता है विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में, ठीक है। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुज बेसिस शुड बी नर्चर ऑफ नेचर नॉट एक्सप्लॉइटेशन। किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा इनमें से किस चीज़ का जो बेसिस है ना, किसका जो आधार है वो नेचर का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या है, विकास। विकास आप जब भी करते हो तो एक बेस मान के चलो कि विकास के साथ साथ हमें प्रकृति को शोषण नहीं करना है बल्कि उसका पोषण करते हुए विकास को चलाना है, ठीक है। तो 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट। विकास से क्या आशय है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम ही विकास है तो ठीक है ना। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक जो एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। मतलब जो भी चेंज होता है ना, एक बेटर चेंज, एक अच्छा चेंज जो है इकोनॉमिकली आए, सोशली आए, पॉलिटिकली आए। तो इसी चीज़ को तो हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इस वजह से ए बी सी तीनों करेक्ट है तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डेवलपमेंट इनएविटेबल लीड्स टू विच ऑफ दी फॉलोइंग। विकास अपरिहार्य रूप से जो है की ओर ले जाता है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डेवलपमेंट जब किसी भी कंट्री में होता है, ठीक है ना, तो हर कंट्री जो है एक डेवलपमेंट के उस पे मोड़ पे तो जाएगी। तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ ना, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन वो अनिवार्य रूप से ना जितने भी हाशिए वर्ग के लोग हैं उनका सेक्रीफाइस की ओर जरूर लेकर जाता है, ठीक है ना। सेक्रीफाइस ऑफ दी मार्जिनलाइज क्लास, हाशिए वर्ग का बलिदान। क्योंकि डेवलपमेंट जब होगा तो डेफिनेटली कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, कुछ नए लोग आएंगे, ठीक है ना, न्यू स्किल्स आएंगी। तो जिसमें जो हाशिए के लोग हैं वो वहीं पर बने रह जाते हैं, बल्कि उनका और जो है वो और नीचे गिर जाते हैं। तो उनके हाशिए वर्ग का बलिदान जो है हो जाता है। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉल फॉर डेवलपमेंट डिकेड वॉज मेड बाय। विकास दशक का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो इनमें से किन्ने ये कहा था कि हमें डेवलपमेंट दशक मतलब विकास को ना हमें 10 ईयर के हिसाब से जो है मापना चाहिए। तो ये किया था कृष्णा मेनन ने, ठीक है। 20 का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इन ए नैरोअर सेंस रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स। संकुचित या फिर संकीर्ण दृष्टिकोण में विकास निम्नलिखित में से किस लक्ष्य से संबंधित है। तो विकास के दो दृष्टिकोण हैं, एक संकुचित और दूसरा आपका व्यापक। तो संकुचित दृष्टिकोण में जो है ना हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, संकुचित में इस बात पर फोकस किया जाता है, मतलब संकुचित मतलब छोटा, संकीर्ण नाम से पता चल रहा है कि किसी भी अगर हम विकास की बात करें इन नैरो सेंस तो मतलब हम विकास की बात करें टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। मतलब सबसे पहले सिंपल सी बात है, अब किसी कंट्री में कुछ नहीं है तो मेनली सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की थोड़ी इनकम बढ़े, वहाँ पर आप डैम बनाओगे, वहाँ पे आप रोड बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ये सारी चीज़ें। तो ये समझ लेंगे ना, एक प्राइमरी तरीके से भी आप कह सकते हो कि जब डेवलपमेंट एक प्राइमरी सिचुएशन पे होता है तो उस टाइम पे उसका यही मेन मकसद होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हमारा 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द
ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि किसमें सद्भाव और खुशी पर जोर दिया गया है, विकास के संकीर्ण दृष्टिकोण में, व्यापक दृष्टिकोण में, राजनीतिक विकास में या फिर आर्थिक विकास में। अब बात है ये हार्मनी एंड हैप्पीनेस। हार्मनी का मतलब क्या है, शांति बनी रहे, ठीक है ना, लोगों में हैप्पीनेस आए। हम सिर्फ और सिर्फ अब पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं लोगों को जो है मतलब सोशली, मेंटली, हर तरीके से जो है ना उन्हें खुशी मिले, हार्मनी, लोगों में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा भी उन लोग ना करें। तो ये क्या है, विकास का व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है ना, जो कि बाद में कोई भी कंट्री फॉलो करती है। तो 22 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज सफर फ्रॉम, फिल इन द ब्लैंक्स है, which do not let the rate of growth go up from a lower level। अधिकांश अविकसित अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अविकसित हैं, किस चीज से पीड़ित हैं, जो कि विकास दर को निचले स्तर से ऊपर नहीं जाने देती है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो अविकसित अर्थव्यवस्था है वो अपने विकास दर को ऊपर नहीं बढ़ा देती है। तो मोस्टली जितने भी आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज देखोगे वहां पर जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जितना उनका कंट्री का ग्रोथ नहीं हो पाता उससे ज़्यादा उनकी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिस वजह से उस कंट्री का जो है ग्रोथ लेवल, जो विकास दर है, वो नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ वो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज बाय यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है ये हिंदी में, बाकी इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देशों की तुलना करने के लिए किस महत्वपूर्ण विशेषता को आधार बनाती है। तो देशों की तुलना करने का काम दो लोगों का है, एक तो यूएनडीपी करती है, दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो करती है ना वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखती है, लेकिन जब यूएनडीपी करती है तो वो सारी चीज़ों को देखती है, पर कैपिटा इनकम भी देखेगी, लिटरेसी रेट भी देखेगी, और इसके अलावा वहाँ के हेल्थ कंडीशंस को भी देखेगी, और उसके हिसाब से वो क्या बनाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। और यही उसकी महत्वपूर्ण आधार है, इसी के बेसिस पे वो कंट्री को कंपेयर करने का काम करती है, ठीक है। 24 का ये ऑप्शन जाएगा करेक्ट। और अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा जो पड़ोसी देश है वो भारत से आगे है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे इंडिया से अच्छा है। तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ना उसमें मानव विकास, जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है तो कंडीशन श्रीलंका की हमारे इंडिया से ज़्यादा अच्छी रहती है, बाकी सब तो नीचे रहते हैं, ठीक है ना। बाकी आप देख लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, इन सब ये नीचे रहते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है मानव विकास वाले में हमसे आगे बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। और मेनली जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जनसंख्या दबाव का ही असर पड़ता है हमारी कंट्री के अंदर। तो 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हिंदी मीडियम जितने भी आपके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं सबके साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आपने और चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सुपर सीरीज़ नाम से, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स के जो है क्वेश्चंस जरूर देख डालो अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है ज़रूरी, और साथ ही साथ आजकल घंटी भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो टाइमली वीडियो देखने के लिए आपको घंटी भी ज़रूर दबाना है।